प्राइड एंड प्रेजुडिस, जेन ऑस्टेन का बहुत ही अच्छा नावल आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी जो पूरी समरी है प्राइड एंड प्रेजुडिस की, वो आज हम पढ़ने वाले हैं, हिंदी में पूरा समझेंगे। तो ये जो नावल है इसको पब्लिश कराया गया था 1813 में, और इसकी जो मेन थीम है वो है वुमेन्स रेपुटेशन, सोशल क्लास, लव, प्राइड एंड प्रेजुडिस, मतलब इस तरह की इसकी पूरी थीम है। देखिए, जेन ऑस्टेन का नावल आमतौर पर लंबा हुआ करता था और उनका ये भी जो नावल है वो काफ़ी लंबा है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं इस नावल की समरी को आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ये नावल है। ये एक रोमांटिक नावल है, बहुत अच्छा नावल है। तो चलिए हम सबसे पहले नावल में मेन कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टर्स को समझने के बाद नावल को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले इस नावल की हीरोइन को जान लेते हैं, जिसका नाम है एलिजाबेथ बेनेट। पूरी नावल इस लड़की एलिजाबेथ पर बेस्ड है। ये लड़की बहुत समझदार और स्मार्ट है और ये दूसरे लोगों को समझने और परखने की अच्छी समझ भी रखती है। लेकिन लोगों को परखने की जो इसकी समझ है इस लड़की में, वही यह डर्सी को समझने में मात खा जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डर्सी कौन है। तो डर्सी इस नावल का हीरो है और यह पूरी नावल एलिजाबेथ और डर्सी पर ही बेस्ड है। अब बात करते हैं इस नावल के दूसरे कैरेक्टर्स के बारे में। देखिए, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, जो कि फादर हैं मिस्टर बेनेट एंड मदर हैं मिसेस बेनेट। इनकी 5 बेटियां हैं जो अनमैरिड हैं। सबसे बड़ी बेटी है जेन बेनेट, जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत है अपनी 5 बहनों में। दूसरी सबसे बड़ी बहन है एलिजाबेथ बेनेट, जो कि जेन की तरह तो खूबसूरत नहीं है, मगर फिर भी ये अच्छी खासी है और ये बहुत ही समझदार और इंटेलिजेंट है। और ये लोगों को प्रेजुडिस करने में बहुत आगे है, मतलब ये लोगों को समझने में बहुत आगे है, कि मतलब ये लोगों को आसानी से समझ लेती है कि कौन कैसा इंसान है। तीसरी बहन है मैरी बेनेट, जो किताबों को पढ़ने की शौकीन है अपने फादर मिस्टर बेनेट की तरह। चौथी बहन है किटी बेनेट और 5वीं बहन है लेडिया बेनेट। लेडिया बेनेट जो है उसकी माँ मिसेस बेनेट सबसे ज़्यादा प्यार लेडिया से ही करती हैं, जो सबसे छोटी है, और इसके माँ के प्यार ने इसे काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ दिया है, जिस कारण ये एक बुरा कदम भी उठाती है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इस नावल को। इस नावल में अभी और भी कैरेक्टर्स जुड़ते जाएंगे, तो आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। ये इनकी पूरे फैमिली के कैरेक्टर्स हैं, मतलब मिस्टर बेनेट की फैमिली है ये पूरी। इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक गांव से, जिसका नाम है लॉन्गबॉर्न। तो इसी गांव में मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की पूरी फैमिली रहती है अपनी 5 बेटियों के साथ। मिसेस बेनेट जो हैं एक सिली और फुलिश टाइप की औरत हैं, जो अपनी बेटियों के शादी के पीछे पड़ी हुई है कि बस उनकी सब बेटियों की शादी जल्दी से जल्दी किसी अमीर बड़े रईस ख़ानदान में हो जाए। मिसेस बेनेट की बस यही सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उनकी 5 बेटियों की किसी पैसे वाले घरानों में रिश्ता हो जाए और वो अपनी लाइफ में अच्छे से सेट हो जाएं। और इनकी सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो यही है कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए। अब देखिए, जिस गांव में बेनेट फैमिली रहती है उस गांव से कुछ दूर एक नीदरफील्ड पार्क नाम की जगह है, जहां पर एक नई फैमिली रहने के लिए आई है। ये जो फैमिली है जो नीदरफील्ड पार्क में रहने के लिए आई है, उसमें एक चार्ल्स बिंगले नाम का लड़का है, जो अपनी 2 बहनों के साथ नीदरफील्ड पार्क नाम की जगह पर रहने के लिए आया है। इसकी 2 बहनें हैं, जिनमें से एक बहन शादीशुदा है और दूसरी बहन अनमैरिड है। जो शादीशुदा है उसका नाम है मिसेस हॉस्ट और दूसरी बहन जो अनमैरिड है उसका नाम है कैरोलीन। अब देखो क्या होता है कि जब मिसेस बेनेट को ये बात पता लगती है कि नीदरफील्ड पार्क में इतना अमीर आदमी रहने के लिए आया है और वो अभी तक अनमैरिड है और काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, तो उसके मन में ख्याल आता है कि जो हमारी 5 बेटियां हैं, अगर उनमें से कोई एक बेटी मिस्टर बिंगले को पसंद आ जाए और उसकी शादी मिस्टर बिंगले के साथ हो जाए तो कितना अच्छा है, क्योंकि उनकी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ही यही है कि उनकी बेटियों की बड़े बड़े घरानों में शादी हो। तो अब इस स्टोरी में एंट्री होती है एक और नए कैरेक्टर की, जिसका नाम है फिट्जविलियम डर्सी।
और यह मिस्टर बिंगले का बेस्ट फ्रेंड है जो उसके घर रहने के लिए आया है। और फ्रेंड्स, मज़े की बात तो ये है कि ये जो डार्सी है बिंगले से भी ज़्यादा पैसे वाला है, लेकिन इसके अंदर एक कमी है और वो ये कमी है कि ये आदमी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, मतलब थोड़ा घमंडी टाइप का आदमी है। इसे अपने पैसे का, अपने ख़ानदान का रईस होने का थोड़ा घमंड है, थोड़ा प्राइड है। तो अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उस गांव में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। उस पार्टी में बिंगले फैमिली भी आती है और बेनेट फैमिली भी आती है। अब उस पार्टी में बिंगले को जेन पसंद आ जाती है और वह उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट भी होने लगता है और वह जेन के साथ पार्टी में डांस वांस भी करता है। अब ये जेन कौन है? मिस्टर एंड मिसेस बेनेट की सबसे बड़ी बेटी है। अब देखिए, जो मिसेस बेनेट हैं वो तो चाहती ही यही है कि किसी तरह से कोई उनकी एक बेटी मिस्टर बिंगले को पसंद आ जाए और उनकी शादी हो जाए। तो जब वो ये देखती हैं कि मिस्टर बिंगले उनकी जेन की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। अब बात करते हैं इस नावल के प्रोटागोनिस्ट की, यानी हीरो की, जो है डार्सी, जो पार्टी में एक तरफ बैठा हुआ है और पार्टी को एंजॉय नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा प्राइड, थोड़ा घमंडी टाइप का आदमी है जो जल्दी से लोगों में घुलता मिलता नहीं है, अपने में रहता है। बिंगले डार्सी के पास आता है और डार्सी से कहता है, अरे यार डार्सी, तुम क्यों बैठे हो, एंजॉय क्यों नहीं कर रहे? तुम भी उठो, डांस वांस करो। तुम एक काम करो, जेन की जो छोटी बहन एलिजाबेथ है तुम उसके साथ डांस करो, वो भी काफ़ी अच्छी खासी दिखती है। तो डार्सी बोलता है, अरे नहीं यार, तुम क्या बोल रहे हो, ये लड़की उतनी कुछ खास नहीं है, मतलब मेरे टाइप की लड़की ये नहीं है। तो यहाँ पर वह अपने प्राइड को दिखाता है। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये घमंडी आदमी है। जब डार्सी एलिजाबेथ के बारे में बिंगले से कहता है तो एलिजाबेथ डार्सी की सब बातों को सुन लेती है कि वो मुझे कह रहा है कि मैं अच्छी खासी नहीं हूँ। तो वो ये सोचती है कि ये डार्सी नाम का जो आदमी है वो अच्छा आदमी नहीं है, ये बहुत घमंडी है और इसे अपने पैसों का घमंड है। तो जेन ऑस्टेन के नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस में प्राइड नाम का जो कैरेक्टर है वो डार्सी है, क्योंकि डार्सी के अंदर प्राइड है, थोड़ा घमंड है। और प्रेजुडिस कैरेक्टर जो है वो एलिजाबेथ के लिए है, क्योंकि एलिजाबेथ जो है वो लोगों को परखने की समझ रखती है और प्रेजुडिस का मतलब होता है भेदभाव। तो यहीं से एलिजाबेथ के मन में डार्सी के लिए भेदभाव शुरू हो जाता है, क्योंकि इसको लगता है कि ये डार्सी अच्छा आदमी नहीं है। तो अब एलिजाबेथ को ये लगता है कि ये डार्सी अच्छा आदमी नहीं है, घमंडी और बेकार टाइप का आदमी है। तो यहीं से उसके मन में उसके लिए चिढ़ और नफरत पैदा हो जाती है, वो उसको प्रेजुडिस कर लेती है। एक तरफ जेन और बिंगले एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और इन दोनों के बीच में एक काफ़ी अच्छी बाउंडेशन बन जाती है। अब चार्ल्स बिंगले की जो दो बहनें हैं वह जेन को पसंद करने लगती हैं और उसको अपने घर डिनर पर इनवाइट करती हैं। तो जेन को जब इनवाइट किया जाता है बिंगले सिस्टर्स के द्वारा तो जेन की माँ बहुत खुश होती है, क्योंकि मिसेस बेनेट तो यही चाहती थी कि जल्दी से उनकी बेटी जेन वहाँ जाए, बिंगले के साथ और घुले मिले, जिससे उसकी शादी हो जाए। तो जब उसको इनवाइट किया जाता है तो जेन बिंगले के घर जाती है। तो रास्ते में मौसम ख़राब हो जाता है और तेज़ बारिश होती है, जिससे कि जेन की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वो अपनी बहन को एक लेटर लिखती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो जब एलिजाबेथ को अपनी बहन जेन की तबीयत के बारे में पता चलता है तो एलिजाबेथ भी बिंगले हाउस जाती है। वो अपनी बहन के लिए ख़राब मौसम और बारिश में कई किलोमीटर दूर पैदल चल के जाती है, जिस कारण उसका कपड़ा बहुत ख़राब हो जाता है। तो जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो जो बिंगले सिस्टर्स हैं वो उसको पसंद नहीं करती और उसके गरीबी और मिडिल क्लास होने का मज़ा भी उड़ाती है, जो छोटी वाली बहन होती है। अब देखो, जेन की तबीयत ख़राब है, एलिजाबेथ भी जेन के पास पहुंच गई है बिंगले हाउस। तो अब मिसेस बेनेट चाहती है कि उनकी दोनों बेटियां कुछ हफ्ते और वहीं रुकें, और जेन की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से वो लोग घर भी नहीं आ पाती हैं और उन्हें एक हफ़्ता और बिंगले के घर पर रुकना पड़ जाता है। अब इसी बीच जेन और बिंगले एक दूसरे के और नज़दीक आने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ डार्सी और एलिजाबेथ एक दूसरे से एकदम चिढ़े हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे डार्सी एलिजाबेथ के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसे समझने लगता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। और अब वह यह सोचता है कि एलिजाबेथ एक सेंसिबल लड़की है, बहुत समझदार लड़की है,
और मैंने जैसा एलिजाबेथ को सोचा था वह वैसी नहीं है, यह भी खूबसूरत है। अब यहाँ पर डर्सी को एलिजाबेथ अच्छी लगने लगती है। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है और ट्विस्ट ये है कि मिस्टर बिंगले की जो बहन है, जो अनमैरिड है, जिसका नाम है कैलोरीन, वह एलिजाबेथ को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि वह नहीं चाहती कि डर्सी जैसा अमीर लड़का एक मिडिल क्लास लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो, क्योंकि जो मिस बिंगले है वो भी डर्सी को पसंद करती है। तो अब जाहिर सी बात है कि वो जिसको पसंद कर रही है वो लड़का अगर किसी और लड़की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उससे जलन होगी। तो जो छोटी बहन है बिंगले की कैलोरीन, उसे एलिजाबेथ से जलन होने लगती है। और अब डर्सी जो है वो एलिजाबेथ को पसंद करता है, लेकिन फिर भी वह कंफ्यूज रहता है, क्योंकि बीच में उसका प्राइड आ जाता है। वह यह सोचता है कि मैं इतना अमीर आदमी हूँ तो क्या मेरे लिए एक मिडिल क्लास लड़की सही रहेगी। डर्सी के सामने उसका पैसा, उसकी दौलत, उसका सोशल स्टेटस और उसका घमंड बीच में आ रहा है। मतलब वो पसंद तो करने लगा एलिजाबेथ को, मगर उसका प्राइड कहीं ना कहीं बीच में आकर उसे रोक देता है। अब एक हफ्ता पूरा हो गया और अब दोनों बहनों जेन और एलिजाबेथ का अपने घर जाने का टाइम आ गया और वो दोनों अपने घर चली जाती हैं। तो अब इस स्टोरी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो कैरेक्टर है मिस्टर कॉलिंस। मिस्टर कॉलिंस मिस्टर बेनेट का कज़िन है और उनका एक उत्तराधिकार है, मतलब उनका वारिस है। देखो, जिस टाइम पर ये नॉवेल लिखा गया था उस टाइम पे क्या होता था कि जिस आदमी के सिर्फ बेटियां होती थी, बेटा नहीं होता था, तो उसका वारिस उसके भाई का बेटा होता था। तो अब क्या है कि मिस्टर बेनेट जो हैं उनकी सिर्फ 5 बेटियां हैं। उनकी 5 बेटियों की जब शादी हो जाएगी तो उनका कोई वारिसदार नहीं होगा, तो मिस्टर कॉलिंस को ही उनकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मिस्टर कॉलिंस किस लिए आता है? वो चाहता है कि बेनेट फैमिली में किसी न किसी बेटी से मेरा रिश्ता हो जाए ताकि प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए। तो मिस्टर कॉलिंस अब एलिजाबेथ को शादी करने के लिए प्रपोज़ करता है, लेकिन एलिजाबेथ कॉलिंस का प्रपोज़ल ठुकरा देती है। मिस्टर कॉलिंस दोबारा एलिजाबेथ को प्रपोज़ करता है, लेकिन तब भी एलिजाबेथ कॉलिंस को बिल्कुल पसंद नहीं करती और दोबारा से उसे रिजेक्ट कर देती है। मिस्टर बेनेट भी नहीं चाहते कि उनकी बेटी एलिजाबेथ कॉलिंस से शादी करे, लेकिन उसकी माँ मिसेस बेनेट चाहती है कि एलिजाबेथ कॉलिंस से शादी कर ले ताकि जो हमारी प्रॉपर्टी है वो घर में ही रह जाए। अब जब एलिजाबेथ उसे ठुकरा देती है तो कॉलिंस वापस चला जाता है। अब स्टोरी में एक नए कैरेक्टर की फिर से एंट्री होती है और वो कैरेक्टर है जॉर्ज विकम। ये कहानी का विलेन है जो मिलिट्री में ऑफिसर है। जब यह आता है तो एक सज्जन आदमी दिखता है, लेकिन बाद में इसका असली रंग सबके सामने आता है और ये इस स्टोरी का विलेन होता है। अब विकम आता है जब तो उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। तो जब विकम को पता लगता है कि एलिजाबेथ और डर्सी सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो वो विकम डर्सी के खिलाफ एलिजाबेथ को भड़काने लगता है, क्योंकि जो विकम है वो डर्सी से काफ़ी ज़्यादा नफ़रत करता है और डर्सी भी विकम को जानता है और वो विकम से नफ़रत करता है। तो एलिजाबेथ जो है वो पहले से ही डर्सी से चिड़ी रहती है, उससे नफ़रत करती है, उसको पसंद नहीं करती, और ये विकम आकर के डर्सी के खिलाफ और भी ज़्यादा भड़काने लगता है एलिजाबेथ को। विकम बताता है कि डर्सी को मैं पहले से जानता हूँ, मेरे फादर जो थे वो डर्सी के फादर के यहाँ काम करते थे और जब डर्सी के फादर की डेथ होने की टाइम थी, मतलब वो जब ज़ईफ़ हो गए थे, तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मेरे लिए भी छोड़ा था जिससे मैं अपनी लाइफ अच्छे से सेट कर सकूं। लेकिन डर्सी ने मेरे पैसे ले लिए जो उसके फादर ने मेरे लिए छोड़े थे, वो मुझे नहीं दिया। तो इस तरह से वो डर्सी के खिलाफ एलिजाबेथ को भड़का देता है। तो एलिजाबेथ ये सोचती है कि डर्सी को तो मैं घमंडी समझती ही थी, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा ख़राब निकला, मतलब इसने दूसरों का हक भी खाया है, वाकई में ये बेकार आदमी है। अब ये जो एलिजाबेथ है उसने ना कॉलिंस को पसंद किया ना डर्सी को, लेकिन वो इम्प्रेस हो जाती है विकम की तरफ और वो एक विकम को पसंद करने लगती है और वो विकम की बातों पर यकीन कर लेती है कि हाँ, डर्सी वाकई में बहुत घमंडी आदमी है। कुछ दिनों बाद ये कॉलिंस जो है वो फिर से वापस आता है और एलिजाबेथ की एक फ्रेंड है शार्लेट लुकास, वो उससे शादी करके अपने साथ लेकर चला जाता है। तो जब एलिजाबेथ को ये बात पता चलती है कि उसकी दोस्त शार्लेट लुकास ने कॉलिंस का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और उससे शादी कर रही है, तो वो काफ़ी हैरान भी होती है।
अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये होता है कि जेन को एक लेटर मिलता है। जेन कौन है? एलिजाबेथ की बड़ी बहन है। और वो लेटर लिखा था जेन के लिए बिंगले की छोटी बहन ने। उसने लिखा था कि हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं, नीदरफील्ड पार्क को छोड़कर हम लोग लंदन जा रहे हैं और अब शायद कभी वापस ना आए। और मेरा भाई बिंगले जो है वो अब वहाँ जाकर डर्सी की बहन से शादी करेगा। देखो, डर्सी की एक बहन भी है तो वो उसी से शादी करेगा। तो यह बातें सुन करके जेन का दिल टूट जाता है। अब जब ये बात एलिजाबेथ को पता लगती है कि मेरी बहन का रिश्ता बिंगले से टूट गया है और डर्सी की बहन से वो रिश्ता जुड़ रहा है, तो वो पहले से ही चिड़ी रहती है डर्सी के साथ। और वो अब ये सोचती है कि ज़रूर डर्सी ने ही भड़काया होगा बिंगले को कि वो मेरी बहन को छोड़कर अपनी बहन से शादी करवा दे। तो इसलिए उसके दिल में डर्सी के लिए और भी ज़्यादा नफ़रत पैदा हो जाती है। मतलब वो समझती है कि ये वाकई बेकार और घमंडी आदमी है जिसकी वजह से मेरी बहन का रिश्ता टूट गया। तो मतलब अभी एलिजाबेथ को यही लग रहा है कि डर्सी ने ही भड़काया है बिंगले को कि वो उसकी बहन से शादी ना करे और उसकी बहन यानी डर्सी की बहन से शादी कर ले। अब स्टोरी आगे बढ़ती है। तो अब स्टोरी में आगे क्या होता है कि एलिजाबेथ की जो फ्रेंड थी शॉर्लेट, जिसने कॉलिंस से शादी की थी, तो एलिजाबेथ अपनी उसी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। जो कॉलिंस है वो लेडी कैथरीन के पास रहता था और लेडी कैथरीन जो है वो डर्सी की आंटी लगती है। जो लेडी कैथरीन है वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और फिर उसी पार्टी में एलिजाबेथ की मुलाकात दोबारा से डर्सी से होती है। अब यहीं पर डर्सी एलिजाबेथ को प्रपोज करता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन एलिजाबेथ डर्सी का प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वह डर्सी से पहले से ही चिड़ी हुई है। और अब वो डर्सी से ये कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन का रिश्ता बिंगले से टूटा है और तुमने विक्रम के साथ भी बहुत गलत किया है। वह कहती है कि तुम बहुत घमंडी आदमी हो, तुमने विक्रम की नौकरी खाई है। यह सब सुनकर डर्सी बहुत उदास हो जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। लेकिन वह वहाँ से जाने से पहले एलिजाबेथ को एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि जेन का रिश्ता मैंने नहीं तोड़ा। क्या जेन ने कभी बिंगले को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है कि वो बिंगले से प्यार करती है? नहीं ना। और रही बात विक्रम की नौकरी की, तो वह मैंने इसलिए ख़त्म करवा दी थी क्योंकि वह बहुत बेकार और दुष्ट इंसान है जिसने मेरी 15 साल की बहन जॉर्जिनिया को भगाने की कोशिश की थी। मैंने अपनी बहन की इज्जत के लिए ये बात दबा ली थी, लेकिन जब तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो मैं ये बात तुम्हें बता रहा हूँ कि ना मैंने तुम्हारी बहन का रिश्ता तोड़ा है, ना मैं किसी की नौकरी खाई है। उसने मेरी बहन को भगाने की कोशिश की, इसलिए मैंने उसकी नौकरी ख़त्म करवा दी। लेटर में पढ़ने के बाद डर्सी के लिए एलिजाबेथ का ख्याल थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। डर्सी घमंडी ज़रूर था, लेकिन वह इतना भी बुरा नहीं था कि किसी का रिश्ता तोड़े या किसी की नौकरी ख़त्म कर दे। अब एलिजाबेथ सोचती है कि डर्सी के साथ उसने बहुत गलत किया है। इसके बाद डर्सी लंदन चला जाता है और एलिजाबेथ भी अपने घर चली जाती है। एलिजाबेथ घर जाकर अपनी बड़ी बहन जेन को पूरी बात बताती है। वह दोनों बहनें सोचती हैं कि हमने जॉर्ज विक्रम को जितना जेंटलमैन समझा था, जितना अच्छा और शरीफ इंसान समझा था, लेकिन वो वाकई में ऐसा नहीं है। वो तो बहुत ही बेकार आदमी निकला जिसने इतना कुछ गलत काम किया है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और स्टोरी में फिर से 2 नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है और वो 2 नए कैरेक्टर्स हैं मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर। और यह एलिजाबेथ के अंकल और आंटी लगते हैं जो एलिजाबेथ के घर आए हुए हैं। एलिजाबेथ अपने अंकल और आंटी के साथ पेम्बरली हाउस घूमने जाती है। वो हाउस डर्सी का है। वहाँ पर डर्सी भी आया हुआ था। जब डर्सी को ये बात पता लगती है कि एलिजाबेथ भी अपने अंकल और आंटी के साथ यहाँ पर आई हुई है, तो वह उससे मिलता है और बहुत अच्छे से उनको ट्रीट करता है, अच्छे से उनको मतलब उनके साथ अच्छा रवैया दिखाता है। इस बार डर्सी की बातों में प्राइड नहीं है, मतलब घमंड नहीं है, और एलिजाबेथ भी डर्सी से बहुत अच्छे से बातें करती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और अब डर्सी का प्राइड बीच में नहीं आ रहा है। इस बार उसने बहुत ही अच्छे मिजाज में बिना घमंड को बीच में लाए एलिजाबेथ से बातें की है और एलिजाबेथ ने भी उससे बहुत अच्छे से बातें की है।
अब कहीं ना कहीं एलिजाबेथ भी डर्सी को पसंद करने लगी है और वो ये जानना चाहती थी कि क्या डर्सी के दिल में अब भी मेरे लिए वही फीलिंग्स हैं। तभी एलिजाबेथ को अपनी फैमिली की तरफ से एक लेटर मिलता है और उस लेटर को लिखा था एलिजाबेथ की बड़ी बहन जेन ने एलिजाबेथ के लिए। उस लेटर में लिखा था कि उसकी छोटी बहन जो लेडिया है वो विक्रम के साथ भाग गई है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको बताया था कि जो लेडिया है गलत कदम उठाती है, तो वो क्या करती है, अपने माँ के प्यार में इतना बिगड़ जाती है कि वो विक्रम के साथ भाग जाती है, जो इस स्टोरी का विलन है। तो लेटर में वो लिखती है कि लेडिया विक्रम के साथ भाग गई है और उसे शादी कर ली है। तो ये बात सुन करके एलिजाबेथ फ़ौरन अपने घर के लिए रवाना होती है और जाने से पहले वह यह बात डर्सी को बता कर जाती है। अब बेनेट फैमिली लेडिया को ढूंढने में लगी हुई है। उन्होंने लेडिया और विक्रम को बहुत ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिले। लेकिन कुछ दिनों बाद मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर का एक लेटर आता है बेनेट फैमिली में। उस लेटर में लिखा था कि लेडिया विक्रम के साथ लंदन में रह रही है, लेकिन अभी तक दोनों ने शादी नहीं की है क्योंकि विक्रम शादी करने के लिए कुछ फिक्स्ड मनी मांग रहा है और जब तक उसे पैसा नहीं मिलता वो लेडिया से शादी नहीं करेगा। और देखो, उस टाइम में लड़कियां जिसके साथ भाग जाती थी उन्हीं के साथ अगर शादी होती थी तो बदनामी नहीं होती थी। तो अब वो पैसे मांग रहा है शादी करने के लिए। तो आगे वो लोग बताते हैं, मतलब मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर वो आगे बताते हैं बेनेट फैमिली को कि लेकिन सब कुछ अब सही हो गया है और विक्रम को जितने पैसे चाहिए थे वह उसे मिल गए हैं और अब दोनों ने शादी कर ली है। यह सुनकर बेनेट फैमिली बहुत खुश होती है और उन्हें यह लगता है कि मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर ने उन्हें पैसे दिए हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद लेडिया और विक्रम वापस घर आते हैं और मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर बेनेट फैमिली को बताते हैं कि लेडिया की शादी के लिए डर्सी ने विक्रम को पैसे दिए हैं ताकि कोई बदनामी ना हो और लेडिया की शादी अच्छे से विक्रम के साथ हो जाए। तो जितने भी पैसे उन्हें चाहिए थे डर्सी ने उन्हें दिए हैं ताकि कोई बदनामी ना हो। अब यह बात सुनते ही एलिजाबेथ के दिल में डर्सी के लिए और भी ज़्यादा फीलिंग्स बढ़ जाती हैं और वो अब डर्सी से सच्ची मोहब्बत करने लगती है। अब उसको ये लगता है कि फर्स्ट टाइम जब हम पहली बार मिले थे तो डर्सी की जिन बातों को सुनकर मैंने उसे प्रेजुडिस किया था और उससे भेदभाव कर लिया था, मैं गलत थी। मतलब एलिजाबेथ लोगों को समझने की जो हुनर रखती है वो डर्सी को नहीं समझ पाई और उसे फाइनली ये लग जाता है कि डर्सी एक बहुत अच्छे दिल का इंसान है। अब जो मिस्टर बिंगले हैं वो भी वापस आते हैं, डर्सी भी वापस आता है। मिस्टर बिंगले फिर से जेन को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और वो जेन के साथ शादी कर लेते हैं और फिर डर्सी भी एलिजाबेथ को प्रपोज करता है और एकदम खुशी खुशी एलिजाबेथ डर्सी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और इस नॉवेल के एंड में डर्सी की शादी एलिजाबेथ से हो जाती है और मिस्टर बिंगले की शादी जेन बेनेट से हो जाती है। तो इस तरह से ये प्यारा सा नॉवेल ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये नॉवेल बहुत पसंद आया होगा। और नॉवेल के स्टार्ट में मिसेस बेनेट की जो सबसे चिंता का विषय था उनकी बेटियों की शादी, तो वीडियो के एंड में मतलब नॉवेल के एंड में उनकी यही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। उनकी 3 बेटियों की शादी हो जाती है, उन्हें अच्छे 3 दामाद भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये प्यारा सा नॉवेल ख़त्म होता है। आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।